हाँ, तो ठीक है। सो जस्ट टू गिव यू द ब्रीफ, बहुत टाइम हो गया इसको किए हुए। सो द थिंग इज कि एक्स है, एक्स वांट टू एक्सपैंड इनटू न्यू सेक्टर्स एंड इनटू न्यू मार्केट्स। सेक्टर्स अपने फिनटेक, ई कॉमर्स, एडटेक और गेमिंग, एंड न्यू मार्केट्स एशिया, अमेरिका, यूरोप एंड अफ्रीका। अब they want to maximize their profit with उनका जैसे but they have like maximum क्या बोल सकते हैं, इन्वेस्टमेंट ऑफ 1 million that they can employ अभी। तो चलो लेट्स स्टार्ट इट। सबसे सबसे लेफ्ट वाला जो हमारे बॉक्सेस हैं, दे आर अपने रॉ डेटा which is max possible revenue of capital invested. So actually the thing is, initially what I thought this would be ki for every sector in every market, this, for example, what's this, 80%, 80% is 80% of 1 million, 84% of 1 million. But I वो पहले ऐसा किया था, but I realized कि the fourth table here is the fifth table here is the maximum fund to be allocated in every sector in every market. So to find हमारा revenue that we can question when we calculate the maximum total revenue, we'll have to multiply अपना maximum fund that we can allocate into the possible revenue that we can get over that fund. Simple function like that. हमने हमारे टेबल पर यही किया है, which is maximum funds to be allocated times possible revenue. But there's one catch in this, जो मैंने आफ्टर सबमिटिंग जब सोल्यूशन आया था तो उसमें रियलाइज किया कि जैसे आप ये वाले 1 2 3 4 टेबल देखो, मैक्सिमम फंड्स टू बी एलोकेटेड वाला, इसमें अमेरिका का फिनटेक इट्स शोइंग 1070, विच इज हायर देन 1000 जो हमारा 1 मिलियन का था। सो ऑब्वियसली ये नहीं हो सकता है, राइट? इसको अगर हम करेंगे तो वो 1070 का 67% निकाल देगा, अगर हम टेबल को ऐसे ही फिल कर देंगे। सो यहाँ पर वे वी मेड मिस्टेक। इसको हम क्या कर सकते हैं, वील हैव टू पुट एन इफ फंक्शन कि इफ क्या ये B20 इज ग्रेटर देन 1000, देन then multiply B5 into 1000, else multiply B5 into B20. 25, oh sorry, 25, 26, whatever. So that is our function. इससे हमारा maximum revenue for every market in every sector निकल गया है। Now Arnab, तू बताएगा वेरिएबल कॉस्ट का? हाँ, मैं बता दूं वेरिएबल कॉस्ट। हाँ, गो अहेड। ठीक है, तो खुशल ये डिलीट कर दे एक बार, ये पूरा है तो। इसमें सम प्रोडक्ट यूज करेंगे, इज सम प्रोडक्ट अपन फिनटेक का वो पूरा सेलेक्ट कर लेंगे B12 से B15 तक, फिर एरे चेंज करेंगे और एशिया का सिलेक्ट करके उसको फिक्स कर लेंगे, एशिया वाले को। और बस ये हो गया, इसको ड्रैग डाउन कर देंगे चारों तक। हेलो, ऑडिबल है। ऑडिबल हेलो, ओके ओके, तो इसको ड्रैग कर दें। और सेम ऐसे ही अमेरिका, यूरोप और अफ्रीका में भी ऐसे ही होगा।
फिनटेक का सेलेक्ट करके भाई फिनटेक का ही सेलेक्ट कर और अब अमेरिका का फिक्स कर दे। अब प्रॉफिट बेसिकली रेवेन्यू माइनस कॉस्ट, बस एक ही बार करके उसको ड्रैग डाउन कर लेंगे पूरा। All right. Does anyone have any doubt in either of these three tables? No. सेकंड वाला जो टेबल है रेफरेंसिंग और एक पूरे पढ़ते थे यार आवाज कट रही है बहुत क्या ज्यादा। था हेलो हाँ अब आ रही है। हाँ बोल बोल। हाँ तो मैं कह रहा था कि सेकंड वाला जो टेबल है उसमें मतलब इंस्पायर्ड फॉर्मूला 4 टाइम्स हम लोग एक बार से रेफरेंसिंग कर कर ही डायरेक्ट फॉर्मूला ड्रैग डाउन कर सकते हैं वैसा कुछ, क्योंकि मेरे पास याद आ रहा है कि हमने जब सॉल्व किया था हमने वैसा किया था। यार मैंने भी ट्राई किया था उस वाले मेथड से, लाइक जो हमने जब केसेस हो रहा था जो 1 2 3 4 5 6 हॉरिजॉन्टली एंड वर्टिकली वाला मेथड हमने किया था। बट देन द प्रॉब्लम हियर इज कि अगर इधर तो देखेगा द सेक्टर्स आर रिटन हॉरिजॉन्टली, दैट्स द सेम, बट देन इधर जो मार्केट्स है दैट्स रिटन वर्टिकली एंड इधर वो उल्टा लिखा है। तो आइदर यू कुड यूज ट्रांसपोज या फिर ट्रांसपोज भी लगाना पड़ेगा। हाँ तो वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, तो रादर यू जस्ट डू दैट। ओके ओके थैंक यू। कोई और डाउट उस वाले में? No. No, continue. all right then coming on to the solver वाला part, तो अब इसके दो different solutions हो सकते हैं। one wherein you take out like this thing for every others market, तुम पहले एशिया का निकालो, फिर अफ्रीका का निकालो, अमेरिका का निकालो, यूरोप का निकालो। अब मुझे लगा था कि ये नहीं करना है, तो वी डेवलप्ड अ completely different मॉडल, थोड़े से फॉर्मूलाज भी चेंज करके, एंड वी अडॉप्टेड एन बाइनरी अप्रोच। ठीक है, तो आई विल बी एक्सप्लेनिंग दैट ओनली। तो हाँ लेट्स डू दैट। तो उसके लिए फर्स्ट वी हैव टू प्रिपेयर टू बाइनरी टेबल्स, जिसमें से एक होगा जो हमारा सेक्टर सेलेक्ट करेगा, क्योंकि एज यू नो हमें चार में से सिर्फ तीन सेक्टर चाहिए। तो आई नीड सॉल्वर टू फर्स्ट ऑफ ऑल डिसाइड उसको कौन सी मार्केट चाहिए बिटवीन एशिया, अफ्रीका, अमेरिका, यूरोप। तो उसमें से वो चार में से सिर्फ एक सिलेक्ट करेगा एंड इन चार में से वो तीन सिलेक्ट करेगा। हाउ कैन आई डू दैट? तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल get this, I'll write continent selection and then इधर I'll write the options same order में, ताकि थोड़ी सी calculation easy रहे। यूरोप एंड अफ्रीका, देन इधर वो अपना बाइनरी डालेगा 0 और 1। अब सिंस आई नीड सिर्फ एक ही कॉन्टिनेंट इनमें से, तो बाय लॉजिक मेरे को इन चारों का सम 1 चाहिए। अब मैं एक बार ये समझाता हूँ मैंने यहाँ पे किया क्या। तो यहाँ पे व्हाट आई विल डू इज आई विल आस्क सॉल्वर टू इनपुट वैल्यूज इन अ बाइनरी मेथड। इसका मतलब क्या हुआ कि या तो वो 0 डाल सकता है या फिर 1 डाल सकता है। अब उससे क्या होगा, मैं यहाँ पे कंस्ट्रेंट लगा दूंगा कि इसकी वैल्यू 1 ही हो सकती है। तो बाय लॉजिक इन चारों में से किसी एक की वैल्यू 1 होगी, तभी ये वैल्यू 1 होगा, राइट। तो सॉल्वर क्या करेगा, सबसे बेस्ट वाले को 1 दे देगा और यहाँ पे उसका सम 1 दिखा देगा। Similarly, I'll do this for market सेक्टर। सेक्टर में हमारे पास क्या आएगा, फिनटेक, ई कॉमर्स, एडटेक एंड गेमिंग। अब इधर अगेन वो बाइनरी 0 1 करेगा, बट देन द डिफरेंस हियर इज द सम शुड बी इक्वल टू 3, क्योंकि आई नीड 3 आउट ऑफ 4 सेक्टर सिलेक्टेड। तो मान लो वो यहाँ पे 1 देता है, यहाँ पे 1 देता है, यहाँ पे 1 देता है, अब वो और 0 नहीं दे सकता, तो वो यहाँ पे ऑटोमेटिकली 0 दे देगा, या फिर वो यहाँ पे 0 देके यहाँ पे 1 दे देगा।
आइदर वो सब कुछ ट्राई करके वो अपना वैल्यू निकाल देगा, राइट? तो अभी के लिए रिमूव दिस वैल्यूज। ऑल्सो आई लाइक डूइंग वन थिंग कि जो भी मेरे को वेरिएबल सेल देना होता है लाइक कलरिंग इट, तो वेन एवर आई एम पुटिंग इट इन सॉल्वर का वेरिएबल तो इजी हो जाए डिफरेंशिएट करना। एनी डाउट्स इन दिस लाइक इन द टेबल्स बाइनरी वाला पार्ट? नो। एक बार बाइनरी अप्रोच एक बार दोबारा क्लियर कर दे। अभी मैंने अप्रोच नहीं बताया, बस टेबल बताया कि टेबल में करना क्या है एग्जैक्टली, ठीक है? मैं अच्छा ठीक ठीक, जो जीरो और दिया था। राइट। अब आते हैं मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट पे। अब सिंपल सी बात है, मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट क्या करना है कि जो भी मेरा कॉन्टिनेंट है, जो भी मेरा कॉन्टिनेंट सिलेक्ट होता है, मेरे को उसी की मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट चाहिए होगी। अब अगर तुमने केस पढ़ा होगा तो केस में एक रूल था कि जो भी आप मैक्सिमम फंड्स अलोकेट कर सकते हो इसका इट शुड बी 40%, राइट? तो फिर मेरे को क्या करना पड़ेगा कि जो भी मान लो मेरा अभी के लिए लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड, फॉर एग्जांपल मेरा अमेरिका सिलेक्टेड है, तो व्हाट आई विल डू इज मैं अमेरिका लुकअप करूंगा इन दिस टेबल आर एंड मेरे को कॉलम कौन सा चाहिए होगा? फिनटेक, कॉमर्स, एडटेक और गेमिंग। तो दैट इज द सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। तो आई राइट 2 3 4 5 and then exact match and then I'll multiply it by 40%। तो मेरे पास अमेरिका की वैल्यूज आ जाएंगी। अब मैं इसको अफ्रीका कर दूंगा तो मेरे पास अफ्रीका की वैल्यूज आ जाएंगी, ठीक है? तो ये आपके पास वैल्यूज आ गई फॉर द मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट। बट हेयर द प्रॉब्लम इज कि अगेन ये मैनुअल वर्क करेगा कि जब आप ये चेंज करो तब वो ही चेंज होगा। रादर टू मेक इट ऑटोमेटिक व्हाट आई कैन डू दिस, इसकी जगह मैं कर सकता हूँ सम प्रोडक्ट। सम प्रोडक्ट किस किस का? पहले तो इन वैल्यूज का, तो मल्टीप्लाइड बाय फिनटेक। जस्ट गिव मी 1 सेकेंड, आई विल एक्सप्लेन ये क्या हुआ यहाँ पे ट्रांसपोज। ठीक है। तो हाँ मैं वो करना भूल गया, माय बैड। ठीक है। एक बार मैं ये समझा देता हूँ। तो मैंने इधर क्या किया, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स ब्रेक डाउन द फॉर्मूला, लेट्स पिक अप दिस पार्ट। पहले मैंने क्या किया, मैंने लिखा ट्रांसपोज ऑफ दिस एरे। तो अब इससे क्या होगा, ये वैल्यूज ट्रांसपोज हो जाएंगी। नाउ सम प्रोडक्ट से क्या होता है कि जो मैं ये वाली वैल्यूज डालूंगा, ये मैंने इधर डालूंगा, तो फर्स्ट ऑफ ऑल दिस विल मल्टीप्लाई विद दिस, दिस विल मल्टीप्लाई विद दिस, दिस विल मल्टीप्लाई विद दिस एंड दिस विल मल्टीप्लाई विद दिस। अब जो जो मेरा कॉन्टिनेंट सिलेक्ट नहीं हुआ होगा वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे 0 दे देगा, और जो मेरा कॉन्टिनेंट सिलेक्ट हुआ होगा वो मेरे को 1 से मल्टीप्लाई करके वो वाली वैल्यू रिटर्न कर देगा। तो दिस पार्ट ऑफ द फंक्शन जो सम प्रोडक्ट ट्रांसपोज है वो ये काम करेगा मेरा कि जो जो कॉन्टिनेंट सिलेक्ट नहीं हुए वो मेरे को ऑटोमेटिकली 0 आउटपुट दे देगा, और जो कॉन्टिनेंट सिलेक्ट हुआ होगा वो उसको मल्टीप्लाई करके उसी का आउटपुट मेरे को वापस कर देगा। And then multiplied by 40%, क्योंकि there was a constraint in the case study which said कि आपका जो maximum investment that can be done, the maximum funds that can be allocated, उसका 40% ही होना चाहिए। Your maximum investment जो इधर डाल रहे हैं हम and maximum funds to be allocated, उनका 40% होना चाहिए। ये चीज समझ में आई, क्योंकि यही पूरे मॉडल का पार्ट है सम प्रोडक्ट ट्रांसपोज। अगर तुम्हें ये समझ में आ गया देन यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड ऑल ऑफ दिस वेरी इजीली। हाँ रियान, ये वैल्यूज अफ्रीका वाली नहीं है? हाँ क्योंकि मैंने फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे अफ्रीका डाल दिया, अगर मैं यहाँ पे एशिया में 1 डाल दूँ, राइट?
तो वो अपने आप वैल्यूज ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगी। So shouldn't be like drop down के हिसाब से होना चाहिए, तो वो अगेन ज़्यादा व्हेन वी आर पुटिंग अ ड्रॉप डाउन, अब हम सॉल्वर में ड्रॉप डाउन ऑटोमेशन नहीं कर सकते, राइट? हम सॉल्वर खुद ड्रॉप डाउन नहीं करेगा, तो हम इसमें क्या कर रहे हैं, हम इसमें पूरा ऑटोमेटिक बना रहे हैं कि सॉल्वर खुद ही चूज करे, इसमें से सॉल्वर खुद ही फॉर्मूले में डाले और वो वैल्यूज खुद ही आ जाए, हमें कुछ ना करना पड़े मैन्युअली। ओके। तो ये तो मैंने बस रेफरेंस के लिए लिया है, लाइक जो हम सॉल्वर को देंगे हम उसको ऐसी सिचुएशन में देंगे सो दैट वो खुद ही इसमें से एक को 1 बना दे, और वो सिर्फ एक को 1 क्यों बनाएगा, क्योंकि हमने यहाँ पे कंस्ट्रेंट डाला हुआ है कि दिस शुड बी इक्वल टू 1। ओके यस प्राची। एक बार ये जो अभी बताया था सम प्रोडक्ट वाला वो दोबारा बता दे। और मैक्सिमम पॉसिबल रेवेन्यू में मेरे 2 रेवेन्यूज गलत आ रहे हैं, तो वो जो वही वाले हैं जिसमें एक्सटेंड कर रही थी, मतलब 1000 से ऊपर जा रही थी, तो एक बार वो भी दोबारा बता दे। ठीक है, मैक्सिमम पॉसिबल रेवेन्यू वाला मैं लास्ट में लेता हूँ, पहले वाला ले लेता हूँ। तो इसमें मैंने क्या किया, फर्स्ट ऑफ ऑल ये वाली जो रेंज है इसको मैंने ट्रांसपोज कर दिया ताकि ये और ये मेरा सेम आ जाए, मतलब या तो वर्टिकली हो जाए या फिर हॉरिजॉन्टली हो जाए, क्योंकि अगर ये हॉरिजॉन्टल है और ये वाली रेंज मेरी वर्टिकल होती तो वो सम प्रोडक्ट एप्लीकेबल नहीं होता, राइट? तो इसलिए मैंने यहाँ पे ट्रांसपोज लगा दिया और यहाँ पे मैंने उसको एज इट इज कॉपी कर दिया, बट सिंस वी आर पुटिंग इन अ फॉर्मूला तो ये सब करने की जरूरत नहीं है, ये मैंने बस अंडरस्टैंडिंग के लिए कर दिया। अब इसका आउटपुट क्या आएगा, दिस मल्टीप्लाइड बाय दिस विल गिव मी 0, दिस मल्टीप्लाइड बाय दिस विल गिव मी 0, दिस मल्टीप्लाइड बाय दिस विल गिव मी 0, एंड अगर फॉर एग्जांपल मैंने इधर 1 डाला है, अफ्रीका में मैंने 1 डाला तो दिस विल गिव मी 870, और अगर मैं यूरोप में 1 डालता हूँ, यहाँ पे 0 डालता हूँ, तो मेरा 870 की जगह 0 आएगा और 858 की जगह 858 आएगा। तो अब इससे क्या हुआ कि जो जो कॉन्टिनेंट सिलेक्ट नहीं हुए थे उनकी वैल्यूज कभी नहीं आएंगी, बट जो कॉन्टिनेंट सिलेक्ट हुआ था उसी की वैल्यू आ जाएगी, क्योंकि एनीथिंग मल्टीप्लाइड बाय 1 विल गिव द नंबर इटसेल्फ, वो ही सेम आउटपुट दे देगा वो। ये होता है बाइनरी अप्रोच कि बाइनरी लगा दो ताकि सॉल्वर 0 1 आउटपुट दे दे, और फिर 0 1 में से तुम फॉर्मूलाज ऐसे लगा दो ताकि जब तुम किसी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करो तो वो 0 ही आ जाए, और किसी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करो तो वो नंबर इटसेल्फ आउटपुट दे दे। समझ में आएगा स्पेशली ये फॉर्मूला? मेरे को तो आ गया, क्लियर है। ठीक है, बाकी यार क्योंकि यही फॉर्मूला है जो पूरी शीट में लगाया मैंने ऑलमोस्ट, इसके अलावा आई डोंट थिंक सो कोई फॉर्मूला यूज हुआ है, सिर्फ ये सम प्रोडक्ट ट्रांसपोज और रेंज, सिर्फ यही चीज यूज हुई है, बाकी ये तो पूरा लॉजिकल है। तो अगर तुम्हें ये समझ में आ गया तो तुमको पूरा ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा। एक बार बस इसमें बता दो अगर कोई डाउट बचा तो। थैंक यू। नहीं डाउट नहीं है। ठीक है, देन अगेन ये जो है इसमें हमें अमाउंट इन्वेस्टेड बताना है। अब ये भी हम सॉल्वर को दे देंगे ताकि वो सॉल्वर खुद ही डिसाइड कर ले कि उसको कितना अमाउंट इन्वेस्ट करना है। बस मैं इधर क्या लगा दूंगा कि जो मेरा अमाउंट इन्वेस्टेड है वो टोटल सम क्या हो गया, इन चारों का सम। ये मेरी टोटल कैपिटल इन्वेस्टेड हो गई, राइट? अब आते हैं पॉसिबल रेवेन्यू पे। आई विल रिमूव दीस फॉर्मूलाज फॉर नाउ। ठीक है, अब मेरा पॉसिबल रेवेन्यू क्या हो गया, जो भी मेरा अमाउंट इन्वेस्टेड है दैट मल्टीप्लाइड बाय दिस, दैट इज माय पॉसिबल रेवेन्यू, परसेंटेज ऑफ कैपिटल इन्वेस्टेड। तो मैं क्या करूंगा, फॉर एग्जांपल मैं सिर्फ यहाँ पे एग्जांपल के लिए 100 लिख रहा हूँ। तो मेरा पॉसिबल रेवेन्यू है, अच्छा नहीं, मेरे को फॉर एग्जांपल मैंने सिर्फ ये 3 सिलेक्ट करी है। अब मेरा पॉसिबल रेवेन्यू होगा सम प्रोडक्ट, मेरा array is this and array 2 will be fintech। ठीक है, तो अगेन वेरी सिंपल, बट इसमें एक एरर है। इसमें क्या एरर आएगा कि जो तुम्हारा पॉसिबल रेवेन्यू है वो चारों का दिखा देगा, बट मेरे को चारों का तो चाहिए ही नहीं क्योंकि मैंने 4 में से 3 सेक्टर सिलेक्ट करे हैं। तो फॉर दैट व्हाट आई कैन डू इज आई कैन अप्लाई एन इफ फॉर्मूला कि अगर मेरा दिस मतलब मैं फिनटेक के कॉरेस्पॉन्डिंग फिनटेक इज ग्रेटर देन 0,
देन मेरे को ये वैल्यू चाहिए जो मेरी वैल्यू आ रही है अभी, वरना मेरे को 0 ही आउटपुट दे दो। तो अब इसने क्या करा, इसने देखा कि फिनटेक में 100 की इन्वेस्टमेंट हुई है, तो उसने 100 के हिसाब से मेरे को 100 मल्टीप्लाइड बाय कितना है, अमेरिका सिलेक्टेड नहीं, यूरोप is selected, यूरोप एंड फिनटेक 76%। एक सेकंड, राइट, ठीक है। तो फिर उसने मेरे को ओके आई हैव टू, तो दैट वुड बी माय एरे फॉर सम प्रोडक्ट, इसका ट्रांसपोज कर दिया एंड देन B5 टू B8 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो पॉसिबल रेवेन्यू आ गया, एंड जो सेक्टर हमने सिलेक्ट नहीं किया था उसने ऑटोमेटिकली 0 दे दिया, क्योंकि बिकॉज ऑफ द सेम लॉजिक कि हमने यहाँ पे 0 डाला था और उसकी वजह से हमने इफ फंक्शन लगा दिया था, तो when it found that it is not greater than 0, तो उसने ऑटोमेटिकली 0 आउटपुट दे दिया। एनी डाउट इन पॉसिबल रेवेन्यू वाला पार्ट? ठीक है, seeing none, okay, इसका टोटल फॉर्मूला वुड बी दिस। अब आते हैं वेरिएबल कॉस्ट पे। वेरिएबल कॉस्ट आई वुड बी कैलकुलेटिंग विद दिस वाला टेबल, वरना वो बहुत ही लंबा जा रहा था। तो अगेन आई यूज द सेम लॉजिक कि इफ दिस इज ग्रेटर देन 0, then what you'll do is I'll sum product this, which I'll fix, and I'll sum product this. ट्रांसपोज करना। हाँ, मैंने ट्रांसपोज नहीं किया, राइट। ठीक है, एंड इधर आई थिंक आई नो द प्रॉब्लम। इधर what you'll do is इसकी जगह we'll have, अच्छा नहीं, नेवर माइंड, ठीक है। तो इसका सम वुड बी दिस, एंड देन योर प्रॉफिट इज ऑटोमेटिकली योर रेवेन्यू माइनस योर कॉस्ट, टोटल प्रॉफिट ये रहा, देन सिनर्जीज। अब सिनर्जीज में सिमिलर सेम फॉर्मूला गिवन है, तो इसको भी हमें चेंज करना पड़ेगा क्योंकि सिनर्जीज भी हमको इसी के कॉरेस्पॉन्डिंग ले रहा है। तो व्हाट वी कैन डू इज वी कैन सिंपली यूज द सेम लॉजिक here as well. If this is greater than 0, then some product, इसमें I don't think so transpose करने की जरूरत है, अच्छा है, never mind, ठीक है। Your array would be transpose of this and the transpose of simply this, and if it is false, give me 0. ठीक है, हो गया। तो ये वाला हमारा पूरा टेबल हो गया। इसमें किसी को कोई डाउट? पॉसिबल रेवेन्यू, वेरिएबल कॉस्ट, इनिशियल प्रॉफिट, सिनर्जीज एंड फाइनल प्रॉफिट। फाइनल प्रॉफिट में मैंने कोई चीज नहीं किया, जो मॉडल में गिवन था वही हो गया कि इफ वेट, मॉडल में अलग गिवन है, नेवर माइंड। तो हम फाइनल प्रॉफिट में लगाएंगे इफ दिस इज ग्रेटर देन 0, देन ठीक है, नेवर माइंड, सही गिवन है। तो अगर P13 जो कि इनिशियल प्रॉफिट है दैट इज ग्रेटर देन 0, तो यू मल्टीप्लाई इनिशियल प्रॉफिट विद द सिनर्जीज, तो वो आपको वैल्यू आउटपुट दे देगा। और अगर P13 इज नॉट ग्रेटर देन 0, यानी कि इनिशियल प्रॉफिट 0 से बड़ा नहीं है, तो या तो 0 हो सकता है फिर नेगेटिव हो सकता है। मॉडल के हिसाब से नेगेटिव नहीं हो सकता, तो वो सिर्फ 0 हो सकता है। तो अगर इनिशियल प्रॉफिट 0 है तो वो हमको 0 ही रिटर्न कर देगा।
दैट इज द फॉर्मूला फॉर फाइनल प्रॉफिट। सिनर्जीज का फॉर्मूला हो गया, देन इनिशियल प्रॉफिट का तो गिवन ही था एज इट इज, रेवेन्यू माइनस कॉस्ट, कॉस्ट हो गया, रेवेन्यू हो गया। एनी डाउट्स इन आइदर ऑफ दीज टू टेबल्स? नो नो डाउट। ठीक है, all right. Capital left is pretty simple. Your total capital is this, your used capital is this. अब आता है इंटरेस्ट अर्न। इंटरेस्ट अर्न पे भी हम सेम लॉजिक लगा देंगे कि इसमें इफ वगैरह लगाने की जरूरत नहीं है, वी कैन डायरेक्टली यूज सम प्रोडक्ट ऑफ दिस एंड योर इंटरेस्ट वाला लाइन। इसमें हमें ट्रांसपोज करने की भी जरूरत नहीं है, it will straight away give me 70%. ठीक है, all right. And then your total return is final profit plus your interest earned, ये दोनों का sum. Any doubts in this model? कंटेंट से इस सब से लेके इस सब तक? नहीं, नो डाउट नहीं है। क्लियर। ठीक है, परफेक्ट। देन कमिंग ऑन टू द सॉल्वर वाला पार्ट, वो मैं इस शीट से समझा देता हूँ। सॉल्वर वाले पार्ट के लिए आई हेल्प यू अंडरस्टैंड द कंस्ट्रेंट्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल योर ऑब्जेक्टिव इज दिस वाला सेल, दिस शुड बी मैक्सिमम। चेंजिंग वेरिएबल सेल्स, अगेन ये चारों हमारे वेरिएबल सेल्स हैं। देन हमारा ये वेरिएबल सेल है, एंड हमारा ये वेरिएबल सेल है। तो these three are our variable cells. Then हमारा एक कंस्ट्रेंट डलेगा कि this should be less than equal to this, यानी कि T9 should be less than equal to P3, जो कि हमने इधर डाला हुआ है, T9 should be less than equal to P3. Then हमारा दूसरा कंस्ट्रेंट डलेगा कि ये जो अमाउंट इन्वेस्टेड वाली वैल्यूज है P9, Q9, R9, S9, ये सारी पॉजिटिव होनी चाहिए, क्योंकि ऑब्वियसली यू कैन नॉट इन्वेस्ट अ नेगेटिव अमाउंट। तो हमने वो कंस्ट्रेंट डाल दिया कि these problems should give us and these variables should be positive। दो ये डालना जरूरी नहीं है, बट स्टिल जस्ट फॉर अ सेफ्टी वी पुट दिस। अब आते हैं ये वाला कंस्ट्रेंट। ये वाला कंस्ट्रेंट इज थोड़ा सा डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। इसमें क्या करना है कि जो P9 है, यानी कि जो अमाउंट इन्वेस्टेड है, दैट शुड बी लेस देन इक्वल टू 1000 टाइम्स वेरिएबल, 1000 टाइम्स बाइनरी। अब इससे क्या होगा, फर्स्ट ऑफ ऑल 1000 टाइम्स बाइनरी का मतलब कि जो जो सेक्टर सिलेक्ट हुए हैं वो सिर्फ वो ही वैल्यू आउटपुट करेगा, बाकी का हमारे को ऑटोमेटिकली वो जीरो दे देगा। जैसे फॉर एग्जांपल अगर वो यहाँ पे जीरो दे रहा है तो 1000 टाइम्स जीरो भी जीरो ही देगा, एंड मैंने वैल्यू डाली हुई है कि इट शुड बी लेस देन। तो अगर जीरो है और जीरो से लेस देन मैं बोल रहा हूँ और ऊपर मैंने वैल्यू दिया कि वो पॉजिटिव होना चाहिए, तो वो ऑटोमेटिकली जो इंटरसेक्शन आएगा वो जीरो ही आएगा। ये वाला कंस्ट्रेंट समझ में आया 1000 टाइम्स वाला? यस सर। Yeah, can you repeat like housing wala हाँ, जो था? sure. तो It was- basically what I'm trying to say here is S9 है, S9 is this your amount invested, ठीक है, that should be less than equal to 1000 times of the corresponding binary। इसका क्या मतलब है, अब गेमिंग में अगर जीरो है तो 0 टाइम्स 1000 इज जीरो, है ना। अब मैंने क्या बोला कि अमाउंट इन्वेस्टेड शुड बी लेस देन बाइनरी, तो अमाउंट इन्वेस्टेड शुड बी लेस देन जीरो, तो वो तो नेगेटिव नंबर ही हो सकता है। अगर लेस देन जीरो, लेस देन इक्वल टू जीरो है, या तो जीरो होगा या फिर नेगेटिव नंबर होगा। हमने उसके ऊपर कॉन्स्ट्रेंट क्या दिया कि अमाउंट इन्वेस्टेड शुड ऑलवेज बी आइदर इक्वल टू जीरो और शुड बी पॉजिटिव। तो इन दोनों कंस्ट्रेंट्स का इंटरसेक्शन लेगा सॉल्वर कि भाई दोनों कंस्ट्रेंट्स ताकि सेटिस्फाई हो जाए, तो वो उसका एक लौता सोल्यूशन आएगा जीरो। तो वो ऑटोमेटिकली यहाँ पर जिस पे भी वो यहाँ पे जीरो देगा वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे भी जीरो दे देगा, या फिर यहाँ पे या फिर किसी भी सेक्टर। ठीक है, तो हम सिमिलरली ये 1000 वाला इन चारों पे अलग अलग लगा देंगे, क्योंकि इसको रेंज में नहीं लगा सकते। आई ट्राइड यूजिंग दिस एज अ रेंज बट वो डला ही नहीं।
वो रेंज पे वर्क नहीं करता, तो इसलिए 1 2 3 एंड 4 इन चारों पे हमने ये लगा दिया। देन योर सेकंड कंस्ट्रेंट शुड बी कि जो अमाउंट इन्वेस्टेड है दैट शुड ऑब्वियसली बी लेस देन इक्वल टू द मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट, कि भाई हम मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट इतनी कर सकते हैं, ऑब्वियसली जो हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं वो उससे या तो इक्वल होगा या फिर कम ही होगा। तो सिमिलरली आई हैव यूज्ड S9 लेस देन इक्वल टू S8, Q9 लेस देन इक्वल टू Q8, R9 लेस देन इक्वल टू R8 एंड P9 लेस देन इक्वल टू P8। ठीक है, तो हमारा इस वाले टेबल के सारे कंस्ट्रेंट्स हो गए। इस टेबल पे और कोई कंस्ट्रेंट नहीं डाल सकता। एक तो हमने कैपिटल बता दिया कि कैपिटल शुड बी लेस देन इक्वल टू 1000, हमने अमाउंट इन्वेस्टेड बता दिया कि अमाउंट इन्वेस्टेड शुड बी लेस देन इक्वल टू मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट एंड अमाउंट इन्वेस्टेड शुड बी मोर देन जीरो, मोर देन और इक्वल टू जीरो, राइट। तो इस टेबल हमारा एग्जॉस्ट हो गया। इस टेबल में कोई कंस्ट्रेंट है ही नहीं क्योंकि ये टेबल पूरा फॉर्मूला बेस्ड है, तो इसमें हम लोग अपनी तरफ से कोई कंस्ट्रेंट लगा ही नहीं सकते। देन अगेन कैपिटल लेफ्ट पे हमें कंस्ट्रेंट लगा सकते हैं कि कैपिटल लेफ्ट शुड बी पॉजिटिव, बट देन सिंस हमने ये सबको पॉजिटिव कर दिया तो ये ऑटोमेटिकली पॉजिटिव वैल्यू ही देगा। तो दिस कंस्ट्रेंट बिकम्स ऑप्शनल, बट जस्ट फॉर अ मॉडल तुम ये कंस्ट्रेंट लगा सकते हो। देन अगेन दिस इज आल्सो फॉर्मूला बेस्ड, दिस इज तो हमारा आउटपुट सेल। देन आते हैं हम इस वाले टेबल पे, इस वाले टेबल्स के कंस्ट्रेंट्स पे। तो फर्स्ट कंस्ट्रेंट हमारा ये डलेगा कि दिस शुड बी बाइनरी, obviously the major part of the simulation is this being binary, then this should be equal to 3। सेम कंस्ट्रेंट यहाँ पे भी लग जाएंगे कि ये बाइनरी और दिस शुड बी इक्वल टू 1। तो वही आई हैव डन हियर कि Q34 which is Q34 to T34 this is binary and Q34 to T34 should be binary and ये वाला ये वाला Q29 to T29 this should be binary। तो हमारा ये दोनों बाइनरी हो गया एंड हमारा Q35 which is this should be equal to 1 and 3 वाला है ये रहा Q30 here this should be equal to 3। made sense constraints? बाकी I don't think so I have used any other constraint। हाँ ये ही कुछ constraints हैं, when you will click solve वो automatically आपको 408.03 दे देगा। एनी डाउट्स किसी भी मॉडल में या किसी भी पार्ट में? जस्ट मेजर फॉर्मूला इज नहीं सॉरी नॉट दिस, मेजर फॉर्मूला इज दिस सम प्रोडक्ट ट्रांसपोज वाला लॉजिक एंड सम प्रोडक्ट वाला लॉजिक, क्योंकि पूरे पूरे उसमें यही यूज्ड हुआ है। एंड देन ये तो सिंपल, ये भी सिंपल। किसी ने हाँ प्राची एक बार ही ना मतलब स्टार्टिंग से पूरा मत बता, जस्ट मतलब मेन तूने क्या क्या किया एक बार ही वो रिपीट कर दे। ठीक है, मैं एक बार ये वाला रिपीट कर देता हूँ, बाकी सारे कोरिलेट हो जाएंगे। ठीक है हाँ ठीक है। सॉर्ट। तो पहले ये समझ में आया बाइनरी टेबल दोनों सेक्टर और कॉन्टिनेंट दोनों? सेक्टर वाला आ गया, कॉन्टिनेंट वाला नहीं आया। सेम ही है सेक्टर में, बस सेक्टर में हमें 3 सिलेक्ट करने हैं क्योंकि 4 में से 3 सिलेक्ट करने हैं, बट मार्केट तो हमें एक ही सिलेक्ट करनी है। तो द सिंपल लॉजिक इज कि यहाँ पे ये जो हम कंस्ट्रेंट डालेंगे यहाँ पे दिस शुड बी इक्वल टू 3 डालेंगे, दिस शुड बी इक्वल टू 3 डालेंगे एंड दिस शुड बी इक्वल टू दिस शुड बी इक्वल टू 1 डालेंगे। सिर्फ बस ये डिफरेंस है, बाकी वो सॉल्वर को हम ये वेरिएबल दे देंगे ताकि वो खुद ही डिसाइड कर ले। बस एक कंस्ट्रेंट ये लगाना पड़ेगा कि दिस शुड बी इक्वल टू 1 और एक कंस्ट्रेंट ये लगाना पड़ेगा कि दीस 4 सेल्स शुड बी बाइनरी। ठीक है ठीक है, देन कमिंग ऑन टू दिस, इसमें क्या है कि पहले तो मैं इसको अलग अलग लिख लेता हूँ। पहले मैं इसका ट्रांसपोज कर देता हूँ कॉन्टिनेंट वाले का, एंड मैं क्या कर देता हूँ, अब यहाँ पे हमें चाहिए मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट दैट कैन बी डन इन फिनटेक। तो मैं इधर जाऊंगा, मेरा मैक्सिमम फंड दैट कैन बी डन इन फिनटेक इज दिस, राइट। तो मैं इस वाले सेल को कॉपी पेस्ट कर दूंगा इधर। मेड सेंस? हाँ ये समझ में आ गया। अब अगला वाला स्टेप बता दे। हाँ, अब
अब मैंने बस क्या, मैंने इन दोनों को सम प्रोडक्ट कर दिया। तो मैं सम प्रोडक्ट कैसे करूंगा कि सम प्रोडक्ट माय array 1 is this, my array 2, हाँ सॉरी R17 hashtag and my array 2 is this। मैंने ये किया मल्टीप्लाइड बाय 40%। अब यहाँ पे R17 हैश इसलिए आ रहा है क्योंकि ये इंडिविजुअल सेल्स नहीं है, दीज आर फॉर्मूला बेस्ड। तो अब मैं यहाँ पे R17 हैश की जगह आई विल यूज द सेम फॉर्मूला कि ट्रांसपोज दिस रेंज। Okay, I'll transpose this range and I'll fixate this range। अच्छा नहीं, यहाँ पे तो वर्क नहीं करेगा, बट हाँ दैट इज व्हाट आई मीन बेसिकली। एक बार मैं फिर से बता देता हूँ। सम प्रोडक्ट योर array 1 इज द ट्रांसपोज ऑफ योर सेक्टर्स, जिस पे मैं फिक्स कर देता हूँ, एंड माय array 2 इज माय सेक्टर्स इधर फिनटेक। इसका 40% और सेम मैं यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर दूंगा, तो यहाँ पे फॉर्मूला डल गया। एंड सिंस आई एम ड्रैगिंग इट राइटवर्ड्स, तो फिर यहाँ पे भी इफ यू सी ये राइटवर्ड्स ड्रैग हो रहा है, फिनटेक, ई कॉमर्स, एडटेक, गेमिंग। तो दैट इज व्हाई व्हाट आई हैव ट्राइड टू डू इज कि जो भी सेक्टर्स है वो सारे ऊपर ही रहे एंड जो भी कॉन्टिनेंट्स है वो लेफ्ट साइड रहे, ऐसे रहे, वरना मैंने ट्रांसपोज यूज कर लिया। अगर तुम्हें ट्रांसपोज यूज नहीं करना तो सिंपली व्हाट यू कैन डू इज कि तुम ये वाला टेबल वर्टिकली बना सकते हो। तो जो बाइनरी देगा वो 1010 इधर देगा, तो तुम सिंपली वो उसको मल्टीप्लाई सम प्रोडक्ट कर सकते हो, नॉट अ प्रॉब्लम इन दैट। सो यहाँ पर जैसे कि यहाँ पे एक फॉर्मूला से तूने कर दिया, एक बार सॉल्वर लगाने से, तो हमें अगर ऑप्शन मिले तो आई गेस 4 बार लगा सकते हैं सॉल्वर इंडिविजुअली, क्योंकि यार उससे अगेन कंस्ट्रेंट्स कम लगेगी आई गेस। ऑब्वियसली लगा सकते हैं, नॉट अ प्रॉब्लम। उसमें तो सिंपल वही वाला मॉडल यूज करना है जो ऑलरेडी गिवन था, एक्सेप्ट कि बस उसमें सेक्टर सिलेक्शन करना पड़ेगा। व्हाट आई डिड वाज, मेरे को समझ नहीं आया था कि ऐसे कर सकते हैं। व्हाट आई थॉट वाज कि हमें पूरा ऑटोमेटिक करना है, तो मैंने इसलिए बहुत मेहनत करके ये कर दिया था पूरा। और ये भी मतलब मैंने फर्स्ट टाइम नहीं करा था, ये भी मैंने अभी थोड़ी देर पहले बैठ के बनाया ये वाला सेम इम्प्रूव करके। माय फर्स्ट वन वाज दिस, इसमें ये फॉर्मूलाज यूज थे। तो हाँ obviously we can do that individually as well, but उसमें वही चीज यार टाइम लगेगा, that is why I did not go for that। जिसकी यहाँ पर कंस्ट्रेंट्स बहुत सारी आ गई थी तो उसमें कंपैरेटिवली कम होगी। हाँ वेरी ट्रू, बहुत कम कंस्ट्रेंट्स होंगे उसमें, फॉर्मूलाज भी कम लगेंगे यार। बट देन अगेन वही चीज है कि अगर वो ऑटोमेटिक नहीं होगा, एंड एक्सेल का एंटायर पॉइंट इन माय ओपिनियन इज टू मेक थिंग्स ऑटोमेटिक, कि अगर मैं कुछ चेंज करूँ तो बाकी चीजें अपने आप ही चेंज हो जाए। उसमें वो वर्क नहीं करेगा, अगर मैं उसमें कुछ चेंज करूंगा वो तुमको वापस बैठ के 4 निकालने पड़ेंगे। That is an issue I thought I might face। ठीक है, और कोई डाउट? अच्छा हाँ प्राची, इसमें तेरे को डाउट था ना 1000 वाले में? हाँ हाँ, एक बार वो बता दे लास्ट। ठीक है, इसमें ना सिंपल एक लॉजिक यूज कर कि इफ योर फंड दैट कैन बी एलोकेटेड इज ग्रेटर देन 1000, इधर इफ योर फंड दैट कैन बी एलोकेटेड इज ग्रेटर देन 1000, तो सीधा 1000 को ही, जो मतलब मैक्सिमम फंड है उस 1000 को ही परसेंटेज से मल्टीप्लाई कर देगा। एंड इफ वैल्यू इफ फॉल्स, मतलब कि अगर दिस इज नॉट ग्रेटर देन 1000, तो वो यहाँ पे जो वैल्यू गिवन है उसको परसेंटेज से मल्टीप्लाई करेगा। ठीक है, आ गया समझ। हाँ हाँ, थैंक यू। नो प्रॉब्लम। ठीक है, बाकी किसी को कोई डाउट? किसी भी पार्ट में, आइदर ऑफ these 3 tables और the solver part? नो डाउट, सही है सर। आगे कंक्लूजन तो आई थिंक डायरेक्टली उसी में गिवन था कि कंक्लूजन कैसे लिखना है, जस्ट कॉपी पेस्टेड दैट इधर है, तो आई ऐड the sectors you chose, then the continent you chose, and then the profit। ठीक है, अगर कोई डाउट नहीं, आई थिंक अनवी, आई थिंक वी आर डन देन। बस एक चीज होता है कि लाइक जब स्टार्टिंग में स्टार्ट किया था 3 आवर्स के सिमुलेशन में, तो उसमें बाइनरी अप्रोच यूज किया था या फिर उस पे पहले कोई डिफरेंट मेथड यूज किया था, फिर बाद में सोचा बाइनरी अप्रोच के बारे में? नहीं यार, मैंने बाइनरी यूज किया था क्योंकि जो वो था क्या कहते हैं,
एनालिस्ट व्यूज जो था, जो पीआई था, मैंने उसमें भी बाइनरी से ही किया था, एंड आई एम प्रीटी फेमिलियर विद बाइनरी ओनली। और बाइनरी यूज करने के क्या फायदे हैं? अगर मैं जो नॉर्मली करता हूँ उसको, तो उसमें वो चीज नहीं मिलेगी मुझे बाइनरी में, ऐसा क्या है? अगेन जो मैंने पॉइंट रियान को बोला कि वो ऑटोमेटिक होता है, कि मैं कुछ अपडेट करूंगा, मैं वापस सॉल्वर रन करूंगा, वो ऑटोमेटिकली मेरे को 1 सेकंड में दे देगा। वेयर एज जो ट्रेडिशनल मेथड था, लाइक जो आई थिंक सोल्यूशन शीट में भी है, दैट इज कि तुमको हर कॉन्टिनेंट का अलग अलग पहले निकालना पड़ेगा, यू कंपेयर इट योरसेल्फ एंड देन यू कंक्लूड द आंसर, राइट? तो उसमें क्या प्रॉब्लम रहेगा कि तूने पहले ट्राई में तो निकाल दिया चारों का एक बार, तो दैट इज ऑल राइट, बट देन व्हेन यू चेंज सम वैल्यूज, फॉर एग्जांपल व्हेन यू चेंज सम वैल्यूज एंड देन तुमको फिर चारों का वापस निकालना पड़ेगा एंड देन कंपेयर करना पड़ेगा कि किसका ज्यादा आ रहा है। ठीक है, तो ठीक है, वो गॉट टाइम इट। लगेगा थोड़ा सा। ओके। ठीक है, एनीथिंग एल्स या वी डन? क्या? एनीथिंग एल्स या वी आर डन? वी आर डन फ्रॉम आवर साइड, अगर कोई डाउट्स है तो। और किसी को कुछ पूछना है? दीदी आप लोगों ने जो सोल्यूशन सोचा था वो भी ऐसा ही था क्या? नहीं नहीं, इन्होंने मतलब मैं अपना बताती हूँ कि मैंने भी पहले बोलो बोलो। आप बता रहे हो? कुछ बोल रहा था तो मेरा नेट शायद। मैं कह रहा था कि आप बता रहे हो अपने वाले सोल्यूशन। हाँ, मैं बस ये बताई थी दैट आई आल्सो इन माय टाइम ट्राइड आउट बाइनरी, सो लाइक मेरे को तो नॉस्टैल्जिया सा हो गया क्योंकि हमारी भी सेम सिमुलेशन थी। तो आई आल्सो ट्राइड आउट बाइनरी बट आई डिड नॉट डू इट टू दैट एक्सटेंट जो इसने कॉन्टिनेंट का भी सिलेक्शन किया, राइट? आई ओनली यूज्ड इट फॉर द वो वाला सिलेक्शन, सेक्टर्स का सिलेक्शन। एंड मेरे वाले मॉडल में भी 4 बार ही करना पड़ रहा था, 4 बार सॉल्वर रन करना पड़ता टू गेट द आंसर, बट दिस वाज समथिंग दैट आई लाइक्ड। एंड यस डेफिनेटली तुम ऐसे बार हाई सेट करते रहते हो, सो दैट्स ग्रेट। बाकी इसका एक सिंपल वर्जन भी हो सकता है, इट्स नॉट इम्पोर्टेंट कि बाइनरी से ही हो, और सिंपल सा भी हो सकता है जिसमें आप बस जो सोल्यूशन शीट थी उसमें एक हमने एक वैलिड वाला एक सेल बना रखा था जो एक इफ स्टेटमेंट थी, तो तुम्हें बस इतना सा कंस्ट्रेंट डालना है कि वो जो वैलिडिटी है वो बनी रहे और तुम्हें बाइनरी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सो सिंपल भी हो सकता है काफ़ी, एंड लाइक दिस कैन बी डन इन लेस देन हाफ एन आवर। ये मतलब बहुत छोटू सी थी, एक बार तुमको वो सिंपल वाला मतलब अगर समझ आए विदाउट बाइनरी, सो दैट इज समथिंग जो बहुत जल्दी भी हो जाएगा। तो यही था, मतलब आई होप सबको समझ आ गया हो। किसी को कोई और कुछ क्वेश्चंस नहीं है तो आई थिंक वी कैन रैप टुडे। एक दिन जल्दी कर देते हैं खत्म, हर बार एक्सटेंड हो जाता है केसेस। ये चीज थी लाइक बाइनरी मोस्टली जो हमें उन लोगों ने ट्रेडिशनल वे से किया था, तो बाइनरी इज समथिंग दैट वी लर्नड, बट ट्रेडिशनल की अगर बात करें तो उसमें क्लैरिटी नहीं है ना कि उसमें कैसे करूं। अच्छा, उसमें क्लैरिटी नहीं कि वो कैसे हुआ है। ओके, एक सेकेंड, द सोल्यूशन शीट आई शेयर्ड वाज आई थिंक जिसमें मैंने बाइनरी यूज कर रखा था। एक सेकेंड मैं स्क्रीन शेयर करके बस बता देती हूँ दैट ट्रेडिशनल से तुम्हें क्या करना है छोटा सा। तो यहाँ पे इफ़ यू गो विदाउट दिस बाइनरी वाला चीज़, दिस इज द सोल्यूशन शीट आई शेयर। तो इसमें सिंपली तुम यहाँ क्या कर सकते हो कि क्योंकि द होल पॉइंट ऑफ यूजिंग बाइनरी इज कि हम सिर्फ 3 ही सेक्टर सिलेक्ट करें। दिस वाज द मेजर डिलेमा, हाउ टू मेक सॉल्वर सिलेक्ट ओनली 3 आउट ऑफ 4, हाउ टू टेल इट कि इनमें से किसी एक में 0 डालना है। तो उसके लिए वी जस्ट मेड दिस वन सेल यहाँ पे। एक तो हमने टोटल ही ऐसा किया था कि ये टोटल जो है ये तभी हो पाएगा, इसकी स्टेटमेंट पढ़ो एक बार, कि यू हैव टू फर्स्ट काउंट इन दिस एरे कि कितने जीरोज हैं, काउंट इफ करना है दैट इसमें कितने जीरोज हैं। इफ द नंबर ऑफ जीरोज इज इक्वल टू 1, मतलब इसमें एग्जैक्टली एक जीरो है तो ही इसका टोटल करना है, वरना टोटल ही नहीं करना है। ऐसी एक कंडीशन बना दी। दिस पार्ट इज अ सिंपलर वे ऑफ डूइंग दैट होल बाइनरी वाला चीज, सो दैट वी कैन इंश्योर कि 3 ही सेक्टर सिलेक्ट हो रहे हैं। ये समझ आया? आ गया। So
इफ वी कैन राइट दिस काइंड ऑफ अ स्टेटमेंट, तो अगर यहाँ पे 4 सेक्टर सॉल्वर सिलेक्ट करने की कोशिश करेगा तो यहाँ पे NA आ जाएगा, और NA आते ही ये पूरा इनवैलिड हो जाएगा, ये कैलकुलेशन हो नहीं पाएगी, तो एरर उसको मतलब सॉल्वर उसको वही करेगा ही नहीं कंसिडर। तो बाय डिफॉल्ट यहाँ पर फिर वो सॉल्वर ऐसे ही वर्क करेगा कि वो सिर्फ 3 ही में डाल पा रहा है और एक में उसको फोर्सफुली 0 डालना पड़ेगा, सो दैट दिस सेल रिमेन्स वैलिड एंड बाकी कैलकुलेशंस हो सके। तो दैट विल बिकम ईजी। इसमें तुम्हें कुछ कंस्ट्रेंट डालने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ऑब्वियसली ये वाला सेल तुम्हारे आगे कैलकुलेशन में यूज होता है, कैपिटल लेफ्ट की कैलकुलेशन में। एंड सिंस यू हैव ऑलरेडी सेड कि ये नंबर 0 या 0 से बड़ा ही हो सकता है, तो यहाँ पर कुछ एरर वैल्यू तो हो नहीं सकती अब, क्योंकि अगर जैसे ही मैं यहाँ पे कुछ भी वैल्यू डाल दूंगी, सो दिस विल बिकम नॉट वैलिड एंड दिस इज समथिंग दैट सॉल्वर विल नॉट अलाउ। तो इसमें तुम्हें बाइनरी का कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, यू डोंट हैव टू पुट एनी कंस्ट्रेंट। इसके कंस्ट्रेंट्स तो अभी दूसरे हैं, सो आई एम नॉट शोइंग ये वाले, बट दिस इज अ सिंपलर वे कि तुम इसको इस इफ स्टेटमेंट से ही कर दो वो सारा काम जो बाइनरी से किया गया है, सो दैट 3 ही सेक्टर सिलेक्ट हो रहे हैं। एंड इसमें तुम्हें बस नॉर्मल कंस्ट्रेंट्स डालने होंगे जो बहुत बेसिक होते हैं, ये मैक्सिमम वाले, और कैपिटल लेफ्ट पॉजिटिव रहे, ये 1000 रहे, बस बेसिक वो कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ओके, गॉट इट, क्लियर है। ठीक है। So sometimes there are so simple solutions also present, but हमारे दिमाग में वो आते नहीं है, and sometimes like it's हमें कॉम्प्लेक्स वाला कभी कभी ज़्यादा क्लिक कर जाता है और कभी कभी सिंपल वाला क्लिक कर जाता है। सो इट्स ऑल अपॉन कि हर चीज़ को करने के अलग अलग तरीके हो सकते हैं। तुम्हें जो कंफर्टेबल लग रहा है, तुम्हारे दिमाग में जो पहले क्लिक कर गया, दैट्स फाइन।